28 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी आई है, तो बीजेपी वो सत्ता कायम रहे, बीजेपी की वो लंबे समय तक टिकी रहे। बीजेपी पंजाबी और वैश्य समाज के इतर दिल्ली में सोच नहीं पा रही है अभी तक भी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और पंजाब में भी खासतौर से पंजाब की जो राजनीति रही है कि पंजाब के जो मतदाता हैं, पंजाब के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके बीच से सामने बंदा आए। दिल्ली में मुख्यमंत्री भी महिला है, तो आपको वो समीकरण भी ध्यान में रखना है। महिला आधी आबादी है, तो आपको उसका भी संदेश देना है कि आपको ये भी देखना है कि जो आपका लक्ष्य है उसको हासिल करने में कौन मदद कर सकता है। हमने देखा है कि जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग होते हैं उनको बड़े पद दे दिए जाते हैं, हालांकि उनको वो अपने साथ कितने लोगों को ला सकता है, कितनी मजबूत टीम है, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं राजनीति के अंदर। तो अब आम आदमी पार्टी का भी जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। भारतीय जनता पार्टी ने आज 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया है और 3 जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दरअसल उत्तर भारत में हैं, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। तीनों ही एक दूसरे से लगते हुए राज्य हैं और खास मायने हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक नया एक समीकरण पैदा करने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। बात करें अगर दिल्ली की, तो यहाँ पर पंजाबी वैश्य समुदाय के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं हर्ष मल्होत्रा, उनको चुना गया है। वहीं अगर हरियाणा की बात कर लिया तो वहां पर भी एक महिला को इस बार आगे किया है उन्होंने। और आपको बता दें कि जो महिला है नेता वो हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जो कि वैश्य समाज से ही आती हैं। और वहीं अगर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों को यहाँ पर बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से, जो कि एक सिख कार्ड है। क्योंकि पंजाब में और हरियाणा में अगले साल इलेक्शन होने हैं, ऐसे में उनको ध्यान में रखते हुए ये पूरे जातीय समीकरण बैठाने का प्रयास किया गया है। क्या कुछ मायने हैं इन सब के, हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अतुल सिंघल सर हैं, जो कि दिल्ली और उत्तर भारत की राजनीति को बखूबी समझते हैं। पंजाब हरियाणा में भी उन्होंने लगातार रिपोर्टिंग की है और जाना है वहां के समीकरण किस तरह बैठते हैं। अतुल सर, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। धन्यवाद, थैंक यू जितेंद्र। अतुल सर, 3 हालांकि 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। जो त्रिपुरा में भी एक नया चेहरा दिया गया है, युवा चेहरा है। लेकिन हम खासतौर से अगर बात करें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की, तो सर क्या आपको लग रहा है कि सर बीजेपी, हालांकि पंजाब में कोई उनका अभी मौजूदगी नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से हरियाणा में और दिल्ली में दोनों जगह उनकी सरकार है, लेकिन प्रयास कर रही है बीजेपी की इस बार भी पंजाब में वो अपना अच्छा बहुमत साबित करे। सर दिल्ली की अगर बात करूं तो हर्ष मल्होत्रा सर केंद्रीय मंत्री रहे हैं अभी भी और जमीनी स्तर से उठे हुए नेता लग रहे हैं। सर दिल्ली से शुरुआत करते हैं हम। सर क्यों हर्ष मल्होत्रा को चुना गया है सर, जबकि इलेक्शन कुछ अभी है नहीं यहाँ पर ऐसा, और कोई ऐसा नजदीक में ऐसा लगता नहीं है कि कोई बदलाव यहाँ पे होना। हर्ष मल्होत्रा को क्यों चुना गया सर, क्या लगता है आपको? देखिए, जितना मैं हर्ष मल्होत्रा को जानता हूँ, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत ही जमीनी नेता है हर्ष मल्होत्रा। बहुत सरल है, हर व्यक्ति से, बिल्कुल। हर कार्यकर्ता से उनका सीधा संवाद है। और जब आप किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है कि वो संगठन को मजबूती प्रदान करे। हम्म। संगठन को मजबूती केवल तभी प्रदान हो सकती है जब आप व्यक्तिगत संबंध रखें, एक एक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से परिचय रखें, उनको आप जानें और सरलता से उनसे मिलें। क्योंकि हम्म। आपका जो कार्यकर्ता है, आपका मतलब कार्यकर्ता से मतलब किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो यही चाहता है कि उसके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उसको जाने, उसका सम्मान करें। और हर्ष हर्ष मल्होत्रा मुझे लगता है कि इस पैरामीटर में बिल्कुल सही बैठते हैं। कारण ये कि वो पहले महामंत्री का दायित्व भी दायित्व निभा बखूबी चुके निभा हैं। चुके हैं बिल्कुल। दिल्ली प्रदेश में। इसके अलावा वो कार्यालय मंत्री भी रहे हैं। क्योंकि जो हर्ष मल्होत्रा हैं वो लंबे समय से सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से परिचित भी हैं, उनके अच्छे संपर्क भी हैं। और जो ये एक पैरामीटर होता है किसी भी पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए, उसके अंदर वो ठीक बैठते हैं। और जी। चूंकि वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो उनको सरकार की फंक्शनिंग की भी समझ में है। और चूंकि 28 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी आई है, तो बीजेपी आई है वो ठीक है, लेकिन वो सत्ता कायम रहे बीजेपी की, वो लंबे समय तक टिकी रहे। और हम्म। उसके लिए पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो एक मजबूत आधार होती है, नींव होती है। तो इन सब में तालमेल बैठाने के लिए मुझे लगता है कि हर्ष मल्होत्रा का चयन किया गया है, जितेंद्र। क्योंकि सर वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, क्योंकि बीजेपी में हम जानते हैं कि सर एक पद एक विधान की बात कही जाती है। तो क्या अब सर वो केंद्रीय, जब जब कभी भी रीशफल होगा तो क्या ये माना जाए कि केंद्रीय मंत्री परिषद से उनको हटाया जाएगा और जो कि नई जिम्मेदारी उनको दी गई है संगठन मजबूत करने के लिए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको कि या केंद्रीय मंत्री रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष भी रह सकते हैं वो? देखिए, हटाया जाएगा कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनको दायित्व मुक्त वहां से किया जा सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि एक पद एक व्यक्ति एक पद का विधान तो बीजेपी मानती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ये बात पूरी तरह सही भी नहीं है,
हम्म। जब बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष रहे तो वो केंद्रीय मंत्री भी थे और साथ में प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व भी वो संभालते रहे। लेकिन हम्म। इतना जरूर है कि जो थोड़ा सा ये कार्य है, ये तालमेल का, संगठन का काम भी कोई छोटा नहीं है और ना ही कोई ये एक पार्ट टाइम काम है। तो बिल्कुल। अगर वो संभाल सके तो ठीक है, संभाल पाए तो ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि कोई योजना हो पार्टी के मन में, और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं खासतौर से बीजेपी में, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते नहीं है कि वो संगठन में हम्म। रहे या सरकार में रहे। तो हो सकता है कि जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हो आगामी, जिस बात की चर्चा चल रही है, तो उनको पूरी तरीके से पार्टी के काम पे लगा दिया जाए, उनसे दायित्व जो केंद्रीय मंत्री का ले लिया जाए। या हो भी ये भी हो सकता है कि सकता है दोनों कि तरफ सर, या से ये भी हो सकता है क्योंकि दिल्ली से एक मंत्री सरकार में रहता है, किसी दूसरे चेहरे को सर मंत्री बना सकती है, इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है ताकि। नहीं, जब फेरबदल होगा तो सारी संभावनाएं हैं। दिल्ली का हम्म। हर प्रदेश का केंद्रीय मंत्रिमंडल में आमतौर पर प्रतिनिधित्व होता है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी दूसरे को मंत्री बनाया भी जा सकता है। ये हम्म। तो पार्टी का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, अंदरूनी निर्णय है, और किस प्रकार से उनका, क्या उन्होंने अपेक्षा की है हर्ष मल्होत्रा से, या हर्ष मल्होत्रा का क्या कहना है, ये तो वो लोग उस बात को देखेंगे। लेकिन ये कोई अचरज वाली बात नहीं है कि उनको केवल पूरा पार्टी का दायित्व दे दिया जाए और उनको दायित्व मुक्त हम्म। कर दिया जाए, दोनों पद पे भी रखा जाए, तो कोई हैरानी वाली बात मुझे नहीं लगती। अतुल सर, क्या लगता है आपको कि चूंकि हम देख रहे हैं दिल्ली की राजनीति, सर आपने लंबे समय से देखा है, जब से मदनलाल खुराना मुख्यमंत्री थे पहली बार के, आप सर तब से दिल्ली की राजनीति को देख रहे हैं। बीजेपी पंजाबी और वैश्य समाज के इतर दिल्ली में सोच नहीं पा रही है अभी तक भी। कोई प्रदेश अध्यक्ष दूसरी समाज का नहीं बन पाता है। क्या कारण मानते हैं सर कि बीजेपी इस बार भी, अगर जो देखा गया है, जो दाव खेला है, पंजाबी और वैश्य समुदाय से भी वो आते हैं जो पंजाबी कम्युनिटी में है, बीजेपी इसके इतर सोच नहीं पा रही, जबकि कई सारे गांव लगते हैं यहाँ पर, जाट बहुल इलाके हैं, गुर्जर समाज यहाँ पर आता है, ब्राह्मण समाज अब बहुतायत में आता है। क्यों बीजेपी वहां पर दाव नहीं खेल पा रही है, सिर्फ पंजाबी और वैश्य पर ही उनकी जनरल टिक जाती है? क्योंकि हमने देखा है कि नहीं, लगातार जो अध्यक्ष बने हैं, चाहे वो हमने देखा है विजेंद्र गुप्ता रहे हैं, विजय गोयल रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन रहे हैं, या अभी वीरेंद्र सचदेवा थे, उससे पहले मांगेराम गर्ग थे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सिर्फ इन्हीं समाज से आते हैं। क्यों बीजेपी इनके इतर नहीं सोच पा रही है सर अभी भी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जितेंद्र, मैं आपको करेक्ट कर दूं, आप मनोज तिवारी का नाम भूल गए। हाँ बिल्कुल, मनोज मनोज तिवारी तिवारी। रहे पूर्वांचल से हाँ आते। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने बताया कि जब किसी भी पार्टी की प्राथमिकता होती है संगठन को मजबूती प्रदान करना, जी। और ये कौन कर पाएगा वो इस बात को देखकर तय करते हैं। थोड़ा बहुत जातीय समीकरण भी चलते हैं। जातिगत समीकरण इसलिए चलते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जिस क्षेत्र के मतदाताओं का बाहुल्य होता है, तो हम्म। चूंकि संवाद स्थापित करना है, और संवाद आप अपने मतदाताओं से उसी की शैली में, उसी की भाषा में, और उसी के जो तरीके हैं उसी से आप संवाद करते हैं, तो इसलिए देखा जाता है कि जो बाहुल्य होता है मतदाताओं का, उसके हम्म। उस समाज का प्रदेश अध्यक्ष रखा जाए। लेकिन अब जब आपने मनोज तिवारी का नाम छोड़ दिया, मनोज तिवारी नहीं, बिल्कुल पूर्वांचल मेरे से जहन आते से हैं, उतर गया। पूर्वांचल के लोगों का वहाँ पर काफी दबदबा है। और अगर हम बात बिल्कुल। करें आदेश गुप्ता की, तो आदेश गुप्ता गुप्ता जरूर लिखते हैं, लेकिन हम्म। वैश्य समाज भी, और वो भी, उनका भी मेरी उनसे बात हुई थी, बैकग्राउंड उनका कहीं पूर्वांचल की तरफ का था, यूपी के हम्म। पूर्वोत्तर यूपी के साइड के से वो थे। तो इस हम्म। प्रकार की चीजों को कई बार ध्यान भी रखा जाता है, हम्म। और ये देखा जाता है कि कौन सही तरीके से संगठन को चला सकता है। और बिल्कुल। हमें ये भी पता है कि दिल्ली में आपने जाटों की बात की है, तो मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा लंबे टाइम तक दिल्ली में रहे। रहे। मुख्यमंत्री उनके पुत्र को जो एक अच्छा दायित्व दे रखा है, प्रवेश वर्मा को। तो हम्म। सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, और ये जो है प्रधानमंत्री बोलते भी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और बिल्कुल। कई बार कई मजबूरियां हो सकती हैं किसी पार्टी की, या हम्म। संगठन की मजबूरियां हो सकती हैं, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। अतुल सर, चूंकि पंजाब में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी होने हैं, बीजेपी की बड़ी सर तैयारी वहां पर चल रही है, और बीजेपी दाव भी लगातार खेल रही है। नए अध्यक्ष को लेकर आए हैं जो सुनील जाखड़, कद्दावर नेता थे बीजेपी के पंजाब में, उनको सर हटाया गया है, केवल सिंह ढिल्लों को यहाँ पर लेकर आया गया है। सर थोड़ा बताइए, केवल सिंह ढिल्लों किस बैकग्राउंड से आते हैं और क्या खासियत है उनकी, अगर आप समझा सके हमारे दर्शकों को कि क्यों उनको अध्यक्ष बनाया गया है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जो आपके जो ज्यादा मतदाता होते हैं, बहुसंख्यक मतदाता होते हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। हम्म। और आपने जब दिल्ली की बात की, अब आप हरियाणा की भी बात करेंगे, जैसे आपने शुरू में बताया, जी। तो हरियाणा में भी जिस प्रकार के मतदाता है, उनका उनकी भाषा का व्यक्ति हो, उनके साथ का मतदाता हो, हम्म। जो अध्यक्ष हो, नेता उसका हो, उस बात का ध्यान रखा जाता है। और पंजाब में भी खासतौर से पंजाब की जो राजनीति रही है, कि पंजाब के जो मतदाता हैं, पंजाब के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके बीच से सामने बंदा आए। अब आपने हम्म। जैसे देखा कि वहां पर भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया, चाहे वो एक पपेट मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। नॉन सिख को ज्यादातर स्वीकार नहीं करते हैं। वो हम्म। चाहते हैं कि हमारा कोई सिख
नेता हो जो सामने आए। और इसी प्रकार से कई बार बीजेपी ने भी जो दाव किया है वहां पर सिख जो नेता है उनको आगे रखा गया है। तो ये सब जी चीजें उनके मन में है कि संगठन को मजबूत कर सके और ये लगे जो स्वीकार्य हो, जिसकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा हो, तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब आप हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में भी ऐसे ही है। अब आप कहेंगे वहां पे महिला है, और वो मैं अभी आपके सवाल से पहले उसका जवाब दे दूं, क्योंकि जो हरियाणा में बनाया गया है, देखिए जी उसमें भी दो तीन चीजें हैं जो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री का विजन है वो कहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, महिलाओं को बराबरी देनी है। अब जी महिलाओं को, अब आपने मान लीजिए 3 या 4 प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, तो आपको महिला भी एक प्रदेश अध्यक्ष बनानी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री भी महिला है, तो आपको वो समीकरण भी ध्यान में रखना है। महिला आदि आबादी है, तो आपको उसका भी संदेश देना है कि आपके बीच में महिलाओं को संगठन में तवज्जो दी जा रही है, उनको आगे लाया जा रहा है। और जो हरियाणा की जो राजनीति है वहां पर जो ज्यादातर चलती है जाट और गैर जाट की राजनीति चलती है। अब वोटों का ध्रुवीकरण भी कहीं ना कहीं वो जो है उसका भी ध्यान में रखा जाता है कि किस प्रकार से। अब बाकी जो पार्टियां हैं वो हमेशा से जाट मुख्यमंत्री देते रहे, तो बीजेपी ने वहां पे जो एक गणित बिठाया, या जिसको आप कह सकते हैं कि वहां का एक उन्होंने कुछ भी कहिएगा कि उसको चाल चली, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप गैर जाट को आगे लेकर चलेंगे, जैसे गैर जाट जो है बीजेपी के साथ आ जाए और वहां पे उनका मुख्यमंत्री बनना आसान हो जाए। नहीं तो वहां पर जितने भी मुख्यमंत्री रहे, आप देवीलाल जी की बात करें, भजन लाल जी की बात करें, बंसी लाल जी की बात करें, तो सारे जाट मुख्यमंत्री रहे। हालांकि बीजेपी ने वहां पर जाटों को भी तवज्जो दी, दो दो गैर जाट मंत्री, माफ कीजिएगा, जाट मंत्री उन्होंने बनाए। जब पिछली सरकार थी उसमें भी कई ऐसे मंत्री थे, और जी मौजूदा बिल्कुल सरकार में भी मंत्री हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को भी बनाया था वहां पे जाट। ऐसा नहीं है कि वहां पे उन्होंने कभी जाट प्रदेश अध्यक्ष नहीं दिया। और इससे पहले आप ये देखिएगा कि अभी जो थे वहां पे रमेश जोशी जी, बहुत पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रदेश बिल्कुल अध्यक्ष रहे, आते थे। और अभी जो है मोहनलाल बडोली जी, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो हरियाणा में भी अलग अलग समाज के लोगों को ये बनाते रहे। सैनी थे इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना ओबीसी कहीं समाज से थे। बीजेपी ने सर हरियाणा में एक मैसेज देने का प्रयास किया है, अगर मुझे भी अच्छे से करेक्ट कीजिएगा मैं सही हूं तो, क्योंकि अब तक हम देखते आते थे कि जाटों की राजनीति सर हरियाणा में होती रही थी, लेकिन बीजेपी ने विथ को तोड़ा सर। पहले मनोहर खट्टर को बीजेपी ने आगे किया, सब कहने लगे कि एक नॉन जाट चेहरा मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कैसे चलेगा, लेकिन 10 साल उन्होंने निकाल दिए सर। अच्छा काम किया। लगातार बीजेपी हरियाणा में प्रयास कर रही है, मतलब अलग अलग राजनीतिक पहलू को खंगाल रही है सर, हमने देखा है पिछले कुछ समय में। क्या लगता है बीजेपी को अब लगे कि लगातार कहते हैं छत्तीस बिरादरी की यहाँ पर बात होती है और सिर्फ जाटों का प्रभाव ज्यादा रहता है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो मिथ तोड़ दिया सर पूरी तरीके से, हरियाणा की अगर बात करें तो। क्योंकि क्या है कि हरियाणा में जाट बाहुल्य काफी मतदाता तो हैं बड़ी संख्या में, लेकिन गैर गैर जाट भी बहुत ज्यादा है, जिनको गैर आप जाट भी ज्यादा है। बनिया पंजाबी वोटर बोलते हैं, वो भी बहुत बिल्कुल। ज्यादा है, या ओबीसी है हम्म वो भी बहुत ज्यादा है। जाटों का प्रभाव कुछ जिलों तक ज्यादा है, जैसे रोहतक की हम्म बात करें, भिवानी की बात करें, हरियाणा की बात करें, झज्जर की बात करें, कुछ जिलों हम्म। में जाटों का प्रभाव है। लेकिन जो दूसरे जिले हैं, आप करनाल की तरफ चले जाएं, या उसके दूसरी तरफ ऊपर की तरफ चले जाए, पानीपत में चले अम्बाला जाए, की तो तरफ वहां पर चले जाएं। बिल्कुल। गैर जाट काफी पंजाबी समुदाय के लोग हैं। इसलिए हम्म बीजेपी को, चूंकि वहां पर भी सरकार बनानी थी, जब जाट, अगर आप भी जाट देंगे, दूसरी पार्टियां भी जाट दे रही हैं, जो मैंने कहा कि हम्म सत्ता में कई बार आपको समीकरणों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वोट हम्म आपके बढ़ जाएंगे। वहां पे नेशनल इंडियन नेशनल लोकदल है, साथ में कांग्रेस है, वो भी जाटों में, वहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं, उधर देवीलाल जी के बिल्कुल बिल्कुल। जो पोते हैं, उनका पूरा कहीं ना कहीं परिवार सर वहां पे बैठा बीजेपी है। ने बीजेपी ने देखा जाए तो सर, क्योंकि ओबीसी मुख्यमंत्री है, सैनी साहब मुख्यमंत्री हो गए वहां पर, वैश्य समाज से क्या कहते हैं महिला इनकी अध्यक्ष हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं हर तरह के लोगों को एक सपोर्ट संतुलन, करने। हाँ, बिल्कुल। हाँ, एक संतुलन बनाने की भी बातचीत है। संतुलन उसके अलावा बिल्कुल। महिलाओं को भी आगे लाना है, तो हम्म सारी चीजों को ध्यान रखना है। आप केवल इसलिए कि भाई आपको पंजाब के अंदर मान लीजिए सिख देना है, या आपको हरियाणा में जाट देना है, तो आप हम्म दूसरी बिरादरियों की अनदेखी नहीं कर सकते। हम्म आपको सबको साथ लेके भी चलना है। और सबसे उससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ये भी देखना है कि जो आपका लक्ष्य है उसको हासिल करने में कौन मदद कर सकता है। हम्म। उसमें आपको संगठन, उसमें कौशल और कितना है किसी दूरगामी भी आपके राजनीति में कौन कैंडिडेट अच्छे में। परिणाम दे सकता है, वही सर महत्वपूर्ण हो जाता है पार्टियों में। मैं वही बताऊं ना, उसको ये भी देखना है कि कौन आपके लक्ष्य लक्ष्य को हासिल करना वही है। कि आपको हम्म। अगर सरकार को और संगठन में तालमेल भी बिठाना है, आपको संगठन को मजबूत भी करना है, मजबूती कौन दे सकता है, मतलब एक संदेश भी पब्लिक में जाना चाहिए, और जो बिल्कुल। वास्तव वास्तव में काम है वो भी होना चाहिए। तो इन सब चीजों को निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी देखती है, तो बीजेपी ने भी ये सब चीजें देखी होंगी, और इन हाँ सब का आकलन करके उन्होंने ये फैसला लिया है अपना। अतुल सर, हम पंजाब की थोड़ी सी बात कर लूं मैं, जो केवल सिंह ढिल्लों जो हैं सर, क्यों लगातार हमने देखने में आ रहा है कि बीजेपी में कई राज्यों में सर हमने देखा है कि जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग होते हैं
उनको बड़े पद दे दिए जाते हैं। हालांकि पंजाब में बीजेपी का कैडर उतना मजबूत नहीं था। जो केवल सिंह ढिल्लों हैं सर, वो 2 बार विधायक रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं, और बरनाला विधानसभा सीट से वो 2 बार जीत कर भी आए हैं। सांसद का चुनाव उन्होंने 19 का लड़ा है, संगरूर सीट से भगवंत मान के खिलाफ ही लड़ा था। क्योंकि सर केवल सिंह ढिल्लों पंजाब की राजनीति में बड़ा नाम माने जाते हैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि बीजेपी अपना संगठन वहां खुद क्यों इतना मजबूत नहीं कर पा रही है। दूसरे जो पार्टी के चेहरे थे उनके ऊपर दाव लगा रही है। केवल सिंह ढिल्लों हालांकि बड़ा नाम है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का संगठन अभी भी अपने बीजेपी के तौर पर अब इतना मजबूत नहीं है, इसीलिए दूसरे पार्टी से आए लोगों पर दाव खेलना पड़ रहा है सर उनको? देखिए, पंजाब में चूंकि अकालियों के साथ लंबे समय तक समझौता रहा बीजेपी का, और अब हम्म। बीजेपी के सामने चुनौती थी अकालियों से गठबंधन टूटने के बाद की खुद अपना संगठन मजबूत किया जाए। कभी हम्म। कभी क्या होता है कि जब आपकी लंबे समय तक सरकार नहीं होती है किसी राज्य में, तो आपके साथ उस तरीके से कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाते हैं, उस तरीके से आपकी एक जो सशक्त टीम खड़ी नहीं हो पाती है। ऐसे में हम्म। आपको ये देखना पड़ता है कि सामने वाली पार्टी से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके साथ कितने लोग हैं, उनको वो अपने साथ कितने लोगों को ला सकता है, कितनी मजबूत टीम है। तो ये सब हम्म। चीजें देखी जाती हैं राजनीति के अंदर, और उस ये अवसर तलाशे जाते हैं और उसके आधार पर किया जाता है। जैसे अब आप बात करें असम की, हम बात करें, वहां पर हिमंता पूर्वोत्तर बिस्वा के शर्मा अंदर है। बीजेपी के बिल्कुल। कोई बहुत ज्यादा मजबूती नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि कांग्रेस से आए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी अच्छी पकड़ है, जमीनी नेता है, वो अपने साथ लोगों को भी लाएंगे, दूसरे लोगों को भी हम्म। हम्म। जोड़ेंगे। और उनको उसका उन्होंने परिणाम देखा कि पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में अब बीजेपी की सरकारें हैं। हाँ, हम्म। लेकिन ये नहीं है कि तुरंत आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनको आपने 5-7 साल उनकी वर्किंग देखी, उनको समय करे दिया, बिल्कुल। दूसरे कार्य दिए, संगठन के कार्य दिए, आपने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो ये सब चीजें तो देखिए, समीकरण तो देखने पड़ते हैं, क्योंकि हम्म। राजनीति के अंदर ये सब चीजें जरूरी हैं। राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद की राजनीति कई कई बार अपनाई जाती है, और बिल्कुल उसको बिल्कुल। आप हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जीत पाएंगे। तो ये सारे चीजें हैं लेकिन और इस लगता तरह है से कि सर, किया जाता लगता है है कि सर सामने। आपको भी कि जो केवल सिंह ढिल्लों है पंजाब की राजनीति का बड़ा नाम है सर, और विधायक हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे हैं, पंजाब की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, जमीनी स्तर पर किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है। आपको लगता है फायदा मिलेगा सर बीजेपी को इसका? क्यों नहीं मिलेगा, या क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर बीजेपी हम्म। ने इस प्रकार का फैसला लिया है तो उसमें कुछ तो हम्म। उम्मीदें की होंगी। मतलब बिल्कुल। आदमी विधायक भी है, और जैसे कैप्टन अमरिंदर की आप बात कर रहे हैं, वो कद्दावर नेता वहां पर रहे, बीजेपी में वो आ गए हैं। और हम्म। सामने दूसरी बात क्या होती है कि जब सामने वाली पार्टी में आपका जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है वो कमजोर पड़ता है, तो सारी हम्म। चीजों का आकलन किया जाता है कि किस प्रकार से वहां पे कांग्रेस ने अपनी जमीन हम्म। खोई। उसके बाद जो है, अब आम आदमी पार्टी का भी जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। तो हम्म। आपने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर उनको जोड़कर उनको आपने पद भी देना है। कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा? आपके साथ तभी हम्म। आएगा ना जब उसको अपना भविष्य दिखाई देगा। अगर कोई नेता अच्छा है, जैसे मैंने अभी मान लीजिए हेमंता की बात की, तो वो इसीलिए आपके साथ जुड़े कि उनको दिखता था कि आपको अच्छा यहाँ हम्म। पर बीजेपी में भविष्य है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई परिवारवाद नहीं चलेगा। अगर आप अच्छा बिल्कुल। काम करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि तो क्योंकि आपको सर अच्छा जाट अच्छी सिख चेहरा है ये, पंजाब की राजनीति के जाट सिख चेहरा हैं। और कहीं ना कहीं दोनों को उन्होंने टारगेट करने का प्रयास किया बीजेपी ने, मुझे लगता है सर, क्योंकि प्रभावशाली जाट नेता है इनके तौर पर, इनकी जो पहचान है, सिख तो है ही हैं, सिख जाट हैं जो कि बहुतायत में सर पंजाब में है। और शायद बीजेपी ने यही टारगेट करने का प्रयास किया है कि जो जिस जिस मालवा क्षेत्र से वो आते हैं सर, बहुतायत में सर जाट सिख नेता वहां पर, जाट सिख पाए जाते हैं, और वोटर काफी बड़ी संख्या में हैं। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि बीजेपी ने दाव खेला है कि खास तौर से सिख जाट नेता को आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना मजबूत करना चाहती है जमीनी स्तर को, खास तौर से मालवा क्षेत्र की बात करें जहां पर 59-69 सीटें सर आती हैं। हाँ, तो जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करना है तो आपको हम्म। उन्हीं के बीच के व्यक्ति को लेना पड़ेगा जो लोगों हम्म। का विश्वास अर्जित कर सके, या जिसका हम्म। विश्वास पहले से ही लोगों के ऊपर जमा हुआ हो कि ये व्यक्ति आ गया तो हमारा ध्यान रखेगा, हमारे हम्म। हित के लिए काम करेगा, हमारी भलाई के लिए काम करेगा, और इसीलिए वो टीम खड़ी कर पाएगा। तो निश्चित तौर बिल्कुल। पर बीजेपी ने सब चीजें देखी हैं, और मुझे लगता है कि इसका फायदा तो आने वाले समय में बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी, क्योंकि अब देखिए, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बना चुकी है। हम्म। अब हम्म। बीजेपी का लक्ष्य क्या है कि पंजाब के अंदर भी उसकी सरकार आनी चाहिए। उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो हिमाचल और पंजाब छोड़कर ज्यादातर बिल्कुल। राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो हम्म। बीजेपी का तो अब लक्ष्य तो वही रहेगा ना, राजनीति में भी यही होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा जगह जीतें, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें, ज्यादा से ज्यादा और जिस सरकारें बनाएं। तरीके से बीजेपी एक्सपैंड कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे हम्म। हमने देखा पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पहले नामो निशान नहीं होता था, लेकिन समय लगा, बीजेपी ने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया। और शायद यही पंजाब को लेकर बीजेपी की रणनीति है कि आने वाले टाइम में भी पंजाब में बीजेपी अपनी सत्ता लेकर आए। अतुल सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और समझाने के लिए। तीनों जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, किस तरीके से जातीय समीकरण को साधा किया है, चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें। पंजाब बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव होने हैं वहां पे अगले साल, और हरियाणा हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं
बीजेपी जमीनी स्तर पर अपने आप को और मजबूत करना चाहती है। हरियाणा में महिला कार्ड खेला गया है और जिस तरीके से वैश्य समाज को देखा जाए तो टारगेट करने का प्रयास किया है, और दिल्ली में भी जो एक नए मंत्री के तौर पर हो सकता है नया चेहरा सामने लेकर आया जाए, और कुछ समीकरण हाथा बीजेपी बैठाने का प्रयास कर रही है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद।